हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब देख लिया। आज अपना अगला टॉपिक है अपन अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बारे में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार, औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार और बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे आज अपन। 1991 के बाद के हुए आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों से आशय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नीतिगत परिवर्तनों से है, जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में विद्यमान विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। देखिए, 1991 से पूर्व की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1980 तक सभी औद्योगिक नीतियों का झुकाव सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में झुका हुआ था, जिनकी विशेषता थी लाइसेंसिंग प्रणाली। औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम 1951 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना न तो कोई नए औद्योगिक इकाई खोली जा सकती है और न ही उसका विस्तार किया जा सकता है। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योगों के संरक्षण हेतु आरक्षित मत प्रणाली लागू की। 1969 के अंत का अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट के तहत जिस कंपनी का कारोबार 20 करोड़ से ज्यादा था, ऐसी कंपनी नए उद्योगों की स्थापना से पूर्व सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। देखिए, पॉइंट बनाइए, मैंने पॉइंट बना के डिफाइन किया। पॉइंट बना के डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। निवेश के प्रति सरकार का रूख कठोर था, इसे नियमित करने के लिए फेरा 1973 को लागू किया गया। देखिए, विदेशी व्यापार के प्रति नकारात्मक रवैया, आयात निर्यात और विभिन्न मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रतिबंध लगाए गए। बैंकिंग क्षेत्र में निजी तथा विदेशी कंपनियों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं 1991 के बाद। ये निम्न सुधार मैंने डिफाइन किए हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति के तहत 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में निम्न सुधार किए गए हैं। क्या क्या सुधार किए गए, मैंने पॉइंट बनाए हैं, 5 पॉइंट। लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 5 प्रकार के उद्योगों के लिए ही लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू से बनी वस्तुएं, रक्षा साज सज्जा सामान, औद्योगिक विस्फोट तथा जोखिम वाले रसायन। दूसरा पॉइंट अपना, उद्योगों को अनारक्षित कर निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में 3 उद्योग आरक्षित हैं, यथा रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जारी किए विशिष्ट उत्पाद। MRTP एक्ट समाप्त कर दिया गया। अब उस कंपनियों को MRTP कहा गया जिनका नेटवर्क 100 करोड़ रुपए से अधिक था। फेरा के स्थान पर केमा को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके तहत निवेश के प्रति उदार रुख अपनाया गया। विदेशी व्यापार व निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट हो गए। पूछा जाता है औद्योगिक क्षेत्र में 1991 बाद के सुधार बताइए, तो आपको ये 5 पॉइंट में डिफाइन किया, आप लिखिए। वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में 1991 में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने नवंबर 1991 में संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके सुझाव इस प्रकार है। देखिए, कुछ सुझाव मैंने बनाए जो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके। नगद आरक्षित अनुवाद तथा वैधानिक तरलता अनुपात दोनों में भारी कमी की जाए। शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त कर दिया जाए। वित्तीय संस्था में परिवर्तन को बढ़ाया जाए। वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु एक आचार संहिता का गठन किया जाए। ब्याज दरों को नियमन हेतु चक्रवर्ती कमेटी के सुझाव अनुसार बैंक दर से संबोधित किया जाए। बैंकों वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक के तत्वाधान में एक अर्ध स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट बनाए मैंने। देखिए, वित्तीय सुधार किस तरह से। देखिए, CRR 4% था अपना, SLR 20.7 निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु बैंकों को स्वायत्तता, रियायती ब्याज दरों के स्थान पर बेस रेट लागू की गई। घाटे में चल रहे बैंकों को सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी प्रदान कर घाटे से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। आर्थिक सुधार के क्या क्या प्रभाव रहे हैं, देखिए मैंने पॉइंट बनाए। आर्थिक सुधार एवं राष्ट्रीय सुधार। आर्थिक सुधारों से सकल घरेलू उत्पाद में सापेक्षता उच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई। 1980-90 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.2% थी, जो वर्तमान में 7.2 के बीच आसपास है। आर्थिक सुधार एवं गरीबी। आर्थिक सुधार से गरीबी में कमी आई है। वर्ष 1993-94 में गरीबी 36% थी, जो वर्ष 2004-05 में 27.5% हो गई। आर्थिक सुधारों अवसंरचना। आर्थिक सुधारों से सड़कों, पुलों, यातायात के साधनों का अत्यधिक विकास हुआ। परिवहन में रेलवे को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला। देखिए दोस्तों, अपना चौथा पॉइंट है आर्थिक सुधार एवं रोजगार। आर्थिक सुधार रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। 1983-90 के मध्य तक
रोजगार की वृद्धि दर 2.39% वार्षिक औसत थी, जो 1991-98 तक रोजगार में औसत वृद्धि दर 1% वार्षिक औसत थी। आर्थिक सुधार एवं कृषि सुधार से पूर्व कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.5% थी, जो 1997-98 में से 2001-02 में वृद्धि दर 2.5 ही रह गई, किंतु 2005-06 के बाद पुनः प्राप्ति हुई एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4.84% हो गई। आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास 1980-91 तक औद्योगिक वृद्धि दर पर 7.2% वार्षिक थी, जो 91-2000 में गिरकर 5.2 वार्षिक हो गई, जिसके निम्न कारण उत्तरदायी थे। देखिए, संरक्षण प्राप्त उद्योगों को अचानक उदारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार उस समय किए गए जब इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर अवस्था में था। उपभोक्ता की मांग में संकुचन, निर्यात में शिथिलता बनी रही। 1991-2011 तक औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में योगदान 24% से 24.7% तक ही सीमित रह गया, परंतु सेवा क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखी गई। सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 1991 में जहां 38% के आसपास था, वह 2011 में बढ़कर 60% तक पहुंच गया। देखिए दोस्तों, मैं जो पॉइंट बना के डिफाइन कर रहा हूँ, आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पीएससी में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको पॉइंट वाइज डिफाइन करने पड़ेंगे। और इको में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से नंबर मार्क्स ला सकते हैं। 1991 के बाद कर सुधार क्या क्या हुए, देखिए 19 अगस्त 1991 को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु राजा जे चेल्लिया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके निम्न सिफारिशें प्रदान की गई। प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी प्रकार के करों की लोचना में वृद्धि करना, करों की दर में परिवर्तन करके कर प्रणाली को और नियोजित करना, कराधान के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना, प्रत्यक्ष कर प्रणाली में मुक्ति संगत बनाना ताकि उसकी विसंगतियों को दूर किया जा सके, संशोधित मूल्य संवर्धन एवं योजना को और बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष करों की उदायगी में सुधार लाना तथा इस बात को सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 क्या था। 4 अगस्त 1998 को संसद में विदेशी विनिमय प्रबंधन बिल पेश किया गया था, जिसे संसद ने 1999 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसके पश्चात यह फेमा नाम से जाना जाने लगा। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी विनिमय का नियंत्रण नहीं अपितु प्रबंधन करना है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम में वर्णित तरीकों के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों का आदान प्रदान नहीं कर सकेगा। इस अधिनियम की धारा 13 में दंड के संबंध में प्रावधान है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है, देखिए कोई अधिनियम का उल्लंघन करता है, जो धाराएं बनाई गई उनका, तो उस पर उल्लंघन की सीमा से 3 गुना अधिक तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही यदि व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो वह प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 14 के तहत व्यक्ति 90 दिन के भीतर जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए प्रशासन के धाराएं रूल जो बनी है। धारा 16 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को अपनी सफाई देने का उचित अवसर देने के बाद केंद्रीय सरकार जांच पड़ताल करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। और फेरा अधिनियम से फेमा इस रूप से भिन्न है कि एफईआरए का उल्लंघन एक क्रिमिनल अपराध माना जाता था, जिसमें अभियुक्ति को जेल भेजा जा सकता था, परंतु फेमा में अभियुक्ति से यह आशा की जाती है कि वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए प्रमाण जुटाए। देखिए क्या है, विनियम का नियंत्रण जुर्माना 5 गुना, फेरा क्रिमिनल अपराध अपहरण के संबंध में सीमाएं काफी हद तक दोषपूर्ण सिद्ध कर सकता है। फेमा एक्ट 2003 बिल 2022 में प्रयुक्त किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से फिस्कल स्टेबिलिटी एक्ट बजट मैनेजमेंट बिल 2003 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। तत्पश्चात यह अधिनियम बना। इस विधेयक में राजकोषीय एवं राजस्व घाटे के चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात कही गई। देखिए राजस्व जो कोषीय अपना घाटा होता है उसमें राजस्व घाटे कम करने की बात की गई। 2007-08 तक संशोधित वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा शून्य किया जा सका। साथ ही राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% तक लाया जाए। देखिए दोस्तों, फेमा और फेरा की तुलना किस तरह का भी पूछा सकता है 3 मार्कर में। जैसा कि पहले कहा गया है, फेमा की और विदेशी विनिमय के प्रबंधन पर है, न कि नियंत्रण पर। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। फेरा के अधीन लगभग सभी विनिमय रेगुलेशन के पालन के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेना अनिवार्य था, परंतु फेमा में धारा 3 को छोड़कर कर जो विदेशी विनिमय के आदान प्रदान संबंधित था, किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति को अनिवार्य नहीं रखा गया। फेरा को स्थान पर फेमा की मांग के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण थे।
देखिए 3 महत्वपूर्ण जो तर्क थे मैं आपको तीनों डिफाइन कर दूंगा। फेरा को 1974 में लागू किया गया तथा भारत को विदेशी विनिमय स्थिति अत्यंत नाजुक थी, इसलिए विदेशी विनिमय के प्रयोग पर अंकुश लगाना आवश्यक था। परंतु अब विदेशी विनिमय भंडारों में तेज वृद्धि के परिणात्मक कड़ी नियमों की आवश्यकता हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला दूसरा जो पॉइंट है अपना, भारत ने अगस्त 1994 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह नोटिस दिया था कि उसमें अनुच्छेद बी आर्टिकल की स्थिति प्राप्त कर ली। इसका अर्थ यह था कि अब चालू खाते पर आदान प्रदानों के लिए विदेशी विनिमय के लेनदेन पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। निजी क्षेत्र, दूसरा पॉइंट अपना, निजी क्षेत्र बहुत वर्षों में फेरा के कड़े नियमों का विरोध करता रहा है। इस अध्ययन में जांच अधिकारियों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। उतना ही नहीं, फेरा का उल्लंघन क्रिमिनल अपराध माना जाता था, जिससे अभियुक्त को जेल भेजा जा सकता था। जिस व्यक्ति पर फेरा के उल्लंघन का इल्जाम लगाया जाता था वह उसका दायित्व था कि वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए प्रमाण जुटाए। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट मैंने आपको डिफाइन किए हैं। स्टॉक बाजार के बारे में अपना अगला ये चर्चा का विषय देखिए। स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट क्या है इसके बारे में देखिए। पूंजी बाजार भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह कंपनियों को उपलब्ध एक ऐसा बाजार है जो उनकी दीर्घकालिक निधियों की जरूरत को पूरा करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट जो दीर्घकालिक निधियों को जरूरत को पूरा करता है। यह निधियां उधार लेने और उधार देने की सभी सुविधाओं और संस्थागत संस्थाओं से संबंधित है। अन्य शब्दों में यह दीर्घकालिक निवेश करने के प्रयोजनों के लिए मुद्रा पूंजी जुटाने के कार्य से जुड़ा है। इस बाजार में कई व्यक्ति और संस्थाएं सरकारी सहित शामिल हैं जो दीर्घ पूंजी की मांग और आपूर्ति को सारणीबद्ध करती हैं और उसकी मांग करते हैं। दीर्घावधि पूंजी की मांग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग, कृषि क्षेत्र, व्यापार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से होता है, जबकि पूंजी बाजार के लिए निर्धारित धनियों की आपूर्ति अधिकतर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट बचतों, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय विशिष्ट वित्त पोषण एजेंसियां और सरकार के अवशेषों से होती हैं। भारतीय पूंजी बाजार स्थूल रूप से गिल्ट एल्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में विभाजित है। देखिए दोस्तों, ये अपना स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा की है। देखिए दोस्तों, फेरा और फेमा में क्या अंतर है, पॉइंट मैंने कुछ ये डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको। फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य जहां विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था, वहीं फेमा 1999 का उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुविधाजनक बनाना था तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को बढ़ावा देना था। दूसरा पॉइंट है, भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी नियम फेरा की तुलना में फेमा अधिक उदार एवं पारदर्शी है। भारत में रह चुका कोई व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी हो जाने पर भी उन शेयर, प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का धारण कर सकेगा जो उससे भारत प्रवास के दौरान धारण की थी। विदेशी यात्राओं व अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्राओं के आहरण या सीमाएं फेरा की तुलना में फेमा में काफी अधिक निर्धारित की गई हैं। फेमा के उल्लंघन के मामलों का निपटारा सिविल अपराधों के तरीकों से किया जाएगा, अर्थात इसके उल्लंघनकर्ताओं को जेल की सजा नहीं बल्कि केवल अर्थदंड ही वहन करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कुछ पॉइंट बनाए हैं। अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ये दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।